चलिए, सो स्टूडेंट्स, कल क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक चैप्टर अपना क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एक पर्सन की इनकम को हम लोग दूसरे पर्सन की इनकम में हम लोग क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लबिंग कब करते हैं? क्लबिंग तब करते हैं जब ट्रांसफरर ने अपनी इनकम को ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग दी एसेट। ठीक है, तो फिर आप क्लब कर दोगे इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फिर दूसरा केस आपने देखा था कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफर किया अपने एसेट को मगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया, तो फिर ऐसे केस में भी जो इनकम आ रही है ट्रांसफरी के हाथ में, दैट विल बी क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फिर तीसरा केस आपने देखा था कि अगर यही एसेट को ट्रांसफर किया गया है अंडर इररिवोकेबल ट्रांसफर, तो फिर इनकम को क्लब नहीं करेंगे द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फिर आपने यहाँ पर देखा था कि अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर हम लोग एसेट को ट्रांसफर करते हैं टू स्पाउस, सन्स वाइफ या एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ, देन ऑल्सो सच इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। कल हम लोगों ने ये केसेस देखे थे, इसका फिर हम लोग रीडिंग पार्ट कर रहे थे। थोड़ा पार्ट मैं रीड आउट करने का मेरा बाकी रह गया था, जो कि मैंने कहा था मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज पहले हम लोग कुछ नए केसेस पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने रीडिंग वाले पार्ट पर आएंगे। चलो, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा। एक पहला केस अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जब ट्रांसफरर कह दो कि मिस्टर एक्स वो ट्रांसफर करता है एसेट को टू एचयूएफ। किसको ट्रांसफर करता है? एचयूएफ। जैसे देखो, एक केस मेरा यहां पर है, राम ने एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सेम वही स्पाउस और सन्स वाइफ वाला केस, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मगर किसको ट्रांसफर किया? अपने एचयूएफ को ट्रांसफर किया। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वहां पर ये राम हो सकता है एज अ मेंबर हो या ऐसा करता हो कुछ भी हो, राम ऐसा मेंबर हो, ऐसा करता हो कुछ भी हो, मतलब राम ने अपने एचयूएफ के नाम पर अपने एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन ऑल्सो सच इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ राम। प्लीज ध्यान समझिएगा, राम ने अपने एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज एचयूएफ, अपने एचयूएफ को ट्रांसफर किया। तो ऐसे केस में जो एचयूएफ के हाथ में इनकम आ रही है उसको हम लोग क्लब कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ राम। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर भी एडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करेगा, मतलब 10 लाख रुपए के बदले 10 लाख रुपए लेकर के अगर ट्रांसफर करेगा, देन नो क्लबिंग शैल बी डन। मगर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, तो फिर क्लबिंग कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ राम। वेरी सिंपल केस। प्लीज आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, दिस इज अ वेरी सिंपल केस। प्लीज आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए। बहुत ही सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल सा केस है। ठीक है, राम ने एसेट को ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। किसको ट्रांसफर किया? एचयूएफ को ट्रांसफर किया। तो भी क्या होगा? क्लबिंग हो जाएगा। किसके हाथ में क्लबिंग हो जाएगी इनकम की? राम के हाथ में क्लब हो जाएगी इनकम। ठीक है, मगर अगला केस ध्यान से समझना, यहाँ पर अगला केस ध्यान समझना। एक सेकंड, इस वाले केस को मैं पूरा लिख लूँ, इनकम क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ राम। ठीक है, अच्छा अगला केस ध्यान समझिएगा। सपोज करिए ये जो एचयूएफ है इसका पार्टीशन हो गया। पॉसिबल है? पार्टीशन मतलब आप लोग समझते हैं ना, बंटवारा हो गया।
ये जो HUF है इसका पार्टीशन हो गया, इसका बंटवारा हो गया। ध्यान समझिएगा, ये जो HUF है इसका पार्टीशन हो गया, इसका बंटवारा हो गया। तो जब HUF का पार्टीशन हो जाएगा, जब बंटवारा हो जाएगा, तो जो एसिड ट्रांसफर्ड था बाय राम, जो एसिड ट्रांसफर्ड था बाय राम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो राम ने एसिड को ट्रांसफर किया था, जो राम ने एसिड को ट्रांसफर किया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन HUF को, आफ्टर पार्टीशन वो राम को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? राम के हाथ में चला जाता है, या हो सकता है मिसेस राम के हाथ में चला जाए, ठीक है, या हो सकता है कि माइनर चाइल्ड ऑफ राम के हाथ में चला जाए, या राम की सन्स वाइफ के हाथ में चला जाए, या कोई भी और पर्सन, एनी अदर पर्सन के हाथ में चला जाए। प्लीज ध्यान से समझिएगा, HUF का पार्टीशन हो गया। आफ्टर पार्टीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो एसिड राम ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया था HUF को, वो क्योंकि पार्टीशन हो गया, फिर पार्टीशन में वो बंटवारा हो गया, अब HUF तो टूट गया। अब HUF जब टूटेगा तो फिर HUF की प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी HUF के नाम पर होगी, वो किसी ना किसी को तो मिलेगी। तो हो सकता है कि वो खुद राम को मिल जाए, हो सकता है कि वो राम के स्पाउस के नाम पर आ जाए, हो सकता है कि वो माइनर चाइल्ड ऑफ राम के नाम पर आ जाए, हो सकता है कि वो राम के सन्स वाइफ के नाम पर आ जाए, हो सकता है एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन में कोई भी आ गया, एनी अदर पर्सन में आप कह सकते हो कि राम के जो मेजर चाइल्ड्स होंगे वो भी आ गए, सभी लोग आ गए, एनी अदर पर्सन में सब कोई आ गया जो कि यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि HUF का पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद में एसिड ट्रांसफर्ड बाय राम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू राम हिमसेल्फ, राम के पास ही खुद ही आ गया। HUF के पार्टीशन के बाद में वो एसिड या मिसेस राम के हाथ में आ गया, या माइनर चाइल्ड ऑफ राम के हाथ में हो गया, या राम सन्स वाइफ के हाथ में आ गया, या एनी अदर पर्सन के हाथ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखते हुए चलेंगे कि कैसे क्या क्लबिंग होगा या नहीं होगा। तो जब खुद ही राम के हाथ में इनकम आ जाएगी, जब खुद ही राम के हाथ में जब एसिड आ गया, तो फिर यहाँ पर इनकम सेल ऑटोमेटिकली बी क्लब्ड। अरे मतलब राम के हाथ में जब एसेट आ गया तब तो खुद ही क्लबिंग हो ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? तब तो क्लबिंग हो ही जाएगा। मगर जब एसेट मिसेस राम के हाथ में आया, ध्यान समझो, जब एसेट मिसेस राम के हाथ में आया, ध्यान समझना, जब एसेट मिसेस राम के हाथ में आया तो फिर क्या हुआ, राम ने वो एसेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन HUF को दिया और HUF ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो मिसेस राम को दे दिया। प्लीज ध्यान समझना, राम ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो HUF को दिया, HUF ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो मिसेस राम को दे दिया। तो इनडायरेक्टली राम ने वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन उसको मिसेस राम को दे दिया। फिर समझो ध्यान से, राम ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो एसेट किसको ट्रांसफर कर दिया? मिसेस राम को। राम जब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मिसेस राम को कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है तो फिर ऐसे केस में आप क्लबिंग कर देंगे, तो क्लबिंग विल बी अप्लाइड, यहाँ पर हम लोग क्लबिंग कर देंगे, क्लबिंग विल बी अप्लाइड। समझ रहे हैं आप लोग? तो एसेट ट्रांसफर हो गया बाय राम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एसेट ट्रांसफर किया था राम ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन HUF को, और HUF ने उसको ट्रांसफर कर दिया मिसेस राम के हाथ में आफ्टर पार्टीशन। मतलब आफ्टर पार्टीशन वो एसेट किसके हाथ में चला गया? मिसेस राम के हाथ में चला गया। तो फिर ऐसे केस में आप क्लबिंग कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिसेस राम के हाथ में तो इनकम जा रहा है, क्लबिंग विल बी अप्लाइड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। आप इस इनकम को क्लब कर दोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। फिर से एक बार समझ लो, हड़बड़ाते नहीं हैं इस केस में, ध्यान समझिएगा। एसेट को राम ने
विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया एचयूएफ को, एचयूएफ का पार्टीशन हो, एचयूएफ का पार्टीशन होते ही फिर वो एसेट किसको मिल गया, मिसेस राम को मिल गया। तो एक तरीके से हुआ क्या, राम ने एचयूएफ को दिया, एचयूएफ ने मिसेस राम को दे दिया, तो फिर इनडायरेक्टली राम ने मिसेस राम को दे दिया, राम ने मिसेस राम को दे दिया। तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लबिंग कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम, क्लबिंग कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। मतलब जो इनकम मिसेस राम के हाथ में आ रही है उसको आप जोड़ दोगे किसके हाथ में, मिस्टर राम के हाथ में। जब मिस्टर राम के हाथ में खुद ही चला गया तो फिर भी क्लब्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पर समझो, अगर माइनर चाइल्ड ऑफ राम के हाथ में चला गया तब क्या करोगे, माइनर चाइल्ड के हाथ में चला गया राम के, तब पर क्या करोगे, आप क्लब करोगे, इनकम विल बी क्लब्ड in the hands of parents having higher income। तो हम लोग यहाँ पर क्लब करेंगे किसके हाथ में, इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। यहाँ पर भी हम लोग क्लब करेंगे, मगर क्लब करेंगे किसके हाथ में, क्लब करेंगे उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी हायर इनकम होगी। मतलब मिस्टर राम या मिसेस राम में से जिसकी भी हायर इनकम होगी उसके हाथ में क्लब करेंगे। अच्छा, राम्स सन्स वाइफ, राम्स सन्स वाइफ, इसके बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लब करेंगे नहीं करेंगे, विल यू वॉन्ट टू गिव योर ओपिनियन, क्लब करेंगे नहीं करेंगे। विल बी क्लब, ओके, वेल डन, वेल डन। देखिए आप लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, आप लोगों ने ये लॉजिक लगाया कि सर अगर राम्स की सन्स वाइफ के नाम पर, मतलब राम अपनी सन्स वाइफ के नाम पर अगर एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर आप क्लब कर देते हैं इनकम इन द हैंड्स ऑफ राम। प्लीज ध्यान समझिएगा, राम ने अगर राम की सन्स वाइफ के हाथ में अगर कोई भी एसेट को ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर ऐसी इनकम क्लब हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ राम, राम के हाथ में क्लब हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कहा, सर यहाँ पर राम ने क्या किया, राम ने एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर किया और एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर करने के बाद में वो एसेट अल्टीमेटली किसके हाथ में चला गया, राम्स सन्स वाइफ के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चला गया, राम्स सन्स वाइफ के हाथ में चला गया। मतलब एक तरीके से राम ने एचयूएफ के नाम पर किया और एचयूएफ ने किसके नाम पर कर दिया, एचयूएफ ने कर दिया सन्स वाइफ के हाथ में। अच्छा, कल जब मैंने आप लोगों को एक फंडा पढ़ाया था, स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा, कल जब मैंने आप लोगों को एक फंडा पढ़ाया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला, तो मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में देखो हम लोग किसका नाम रखते हैं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में तो हम लोग अपने स्पाउस का नाम रखते हैं, दूसरा सन्स वाइफ का नाम रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा दो लोगों पर कंट्रोल है या दो लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट है, एक किस पर, एक स्पाउस पर, एक स्पाउस पर और एक सन्स वाइफ पर, एक स्पाउस पर और एक सन्स वाइफ पर। बट ध्यान से समझो, जब एक बार पार्टीशन हो गया, एचयूएफ था, एक ही घर था, एचयूएफ था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, फैमिली वॉज अनडिवाइडेड, नाउ फैमिली इज डिवाइडेड, फैमिली इज पार्टीशन, सब अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो डू यू थिंक राम विल हैव सेम काइंड ऑफ कंट्रोल या सेम काइंड ऑफ ट्रस्ट ओवर राम्स सन्स वाइफ, ओवर हिज सन्स वाइफ? क्या आपको लगता है कि राम का सेम काइंड ऑफ कंट्रोल होगा ओवर हिज सन्स वाइफ? डू यू थिंक, डू यू थिंक क्या सेम काइंड का कंट्रोल होगा? डू यू थिंक क्या सेम काइंड का कंट्रोल होगा? नहीं। तो फिर आप लोग खुद ही बताओ क्या क्लबिंग होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नो क्लबिंग विल बी डन, नो क्लबिंग विल बी अप्लाइड। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्लबिंग नहीं करेंगे। क्लियर, परफेक्ट। फिर एनी अदर पर्सन मे बी नो क्लबिंग, क्लबिंग नहीं करेंगे हम लोग।
आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत जल्दी से आराम से समझ लेते हैं फिर से हम लोग। HUF का पार्टीशन हो गया। HUF के पार्टीशन के बाद में एसेट जो कि राम ने ट्रांसफर किया था HUF को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वो एसेट राम को मिल जाता है। तब तो ऑटोमेटिकली इनकम क्लब्ड कह लो या डायरेक्टली इनकम टैक्सेबल ही राम के हाथ में होगी। मगर अगर वो एसेट अगर मिसेस राम के हाथ में आता है तो फिर आप इनकम को क्लब करोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। अगर माइनर चाइल्ड ऑफ राम के हाथ में आता है तो फिर आइदर ऑफ द पेरेंट्स जिसकी इनकम ज़्यादा है, माइनर चाइल्ड हमेशा एक ही रूल, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। ठीक है, राम की सन्स वाइफ के हाथ में आता है, राम्स सन्स वाइफ के अगर हाथ में आता है तो फिर यहाँ पर क्लबिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लबिंग नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। फिर कोई और पर्सन के हाथ में आता है तब भी आप क्लबिंग नहीं करोगे, नो क्लबिंग शैल बी डन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। 64(1), 64(2). आई होप दिस फंडा इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। आई वॉन्ट कि आप लोग एक बार जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है इसको आप लोग जो है ज़रूर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने पास में सेपरेटली बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से आप लोग बहुत ही इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन से या अगर लैपटॉप पर कर रहे हो तो फिर मोबाइल से खींच लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर जस्ट 15 seconds so that you can complete. चलो, होपफुली डन। आ जाओ, लेट अस प्रोसीड। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से एक केस और सुनिएगा, ध्यान से एक केस और सुनिएगा, ध्यान से एक केस और सुनिएगा, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राम अपने स्पाउस के नाम पर अगर एसेट ट्रांसफ़र करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, राम अगर अपने स्पाउस के नाम पर एसेट ट्रांसफ़र करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एसेट की इनकम्स को हम लोग जो है क्लब कर देते हैं इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम इटसेल्फ। ठीक है, तो अब मगर ध्यान सुनो, राम ने एक दूसरा फंडा सोचा, राम ने एक दूसरा फंडा सोचा। राम एक बिजनेस करता है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। राम एक बिजनेस करते हैं, राम एक बिजनेस करता है। इस बिजनेस में इसने मिसेस राम को एज एन एम्प्लॉय रखा है, एज एन एम्प्लॉय रखा है मिसेस राम को। आप लोग बात को समझ रहे हैं? राम एक बिजनेस करता है और अपने बिजनेस में मिसेस राम को एज एन एम्प्लॉय रखा है। जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है तो आई कैन शो माई वाइफ एज टीचर ऑफ माई इंस्टीट्यूट, या मिस्टर ABC का कोई बिजनेस, तो मिस्टर ABC ने क्या किया कि अपने स्पाउस को, अपने वाइफ को अपने बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय दिखा रहा है। मैंने कहा दिखा रहा है, actually Mrs. ABC is not working as an employee, actually Mr. ABC is not working as an employee। देखो यहाँ पर होगा क्या, जब राम अपने बिजनेस में मिसेस राम को एज एन एम्प्लॉय दिखा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या होगा, राम विल पे सैलरी टू मिसेस राम। राम जो है वो सैलरी पे करेगा मिसेस राम को, राम विल पे सैलरी टू मिसेस राम, राम विल पे सैलरी टू मिसेस राम। ठीक है, ह्यूज। क्यों? ध्यान समझो, ध्यान समझो। राम का सपोज करो बिजनेस की इनकम है 8 लाख रुपए, राम का बिजनेस की इनकम है 8 लाख रुपए। राम ने कहा कि मैं सैलरी देता हूँ, राम ने कहा मैं सैलरी देता हूँ मिसेस राम को 4 लाख रुपए का। तो अब ऐसे केस में देखो क्या होगा, राम का
बिजनेस इनकम 8 लाख रुपए, मगर उसने सैलरी का खर्चा दिखा दिया मिसेस राम के हाथ का। तो अब राम के हाथ में जो बिजनेस इनकम बचा, वो बिजनेस इनकम कितना बचा? बिजनेस इनकम तो बचा बस खाली 4 लाख रुपए, और जो बचा हुआ 4 लाख रुपए वो किसके हाथ में चला गया? जो बचा हुआ 4 लाख रुपए वो मिसेस राम के हाथ में चला गया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। राम ने कहा कि मेरी बिजनेस इनकम है 8 लाख रुपए, मगर उसमें से 4 लाख रुपए उसने खर्चा दिखा दिया सैलरी टू मिसेस राम। तो अब ऐसे केस में मिस्टर राम की बिजनेस इनकम कितनी बच जाएगी? ऐसे केस में मिस्टर राम की बिजनेस इनकम बच जाएगी बस खाली 4 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर राम ने इनकम को ट्रांसफर किया? ध्यान से समझना, क्या राम ने यहाँ पर इनकम को ट्रांसफर किया? नहीं। क्या राम ने यहाँ पर कोई एसेट को ट्रांसफर किया? नहीं। तो क्या ऐसे केस में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्लबिंग हो रही है? क्या ऐसे केस में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्लबिंग हो रही है? नहीं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा जब राम किसी बिजनेस का ओनर है और जब वो अपने स्पाउस को, वाइसी वर्सा भी हो सकता है, वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती है सैलरी इन द बिजनेस जिसमें वो ओनर हो और वो सैलरी पे करती हो अपने हस्बैंड को, तो ऐसे केस में जो सैलरी पे किया गया है, जो सैलरी पे किया जा रहा है, सच सैलरी shall be clubbed in the hands of राम। प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये आप लोग को समझ में आ रहा है? तो फिर आगे बात करें। एक बार फिर से समझाने के लिए सबका रिक्वेस्ट आ रहा है, एक बार फिर से समझते हैं बहुत जल्दी से, एक बार फिर समझते हैं बहुत जल्दी से। हस्बैंड का एक बिजनेस है, ठीक है, वो अपने यहाँ पर अपने बिजनेस इनकम में से दिखाता है कि मैं अपनी वाइफ को सैलरी पे करता हूँ, वो दिखाता है कि मैं अपने वाइफ को सैलरी पे करता हूं। तो फिर ऐसे केस में जो सैलरी वो अपने वाइफ को पे कर रहा है, वो सैलरी हस्बैंड के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, वो सैलरी को हस्बैंड के हाथ में जोड़ दिया जाएगा, हस्बैंड की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। आई होप बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स करके नहीं बात करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात करते हैं। हस्बैंड अपने बिजनेस से सैलरी पे कर रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन सब एक ही पार्ट हुआ, सैलरी पे कर रहा है टू वाइफ। तो ऐसी सैलरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड के हाथ में हम लोग ऐसी सैलरी को क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेरे हिसाब से ये फंडा सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हस्बैंड ने बिजनेस सैलरी पे किया टू वाइफ, सैलरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें कुछ खास नहीं है। वाइसी वर्सा केस भी पॉसिबल है, बहुत आराम से हो सकता है कि जहाँ पर वाइफ पे करे अपने हस्बैंड को सैलरी, तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड, हम लोग क्लब कर देंगे इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। ओके, परफेक्ट केस है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझो, मगर व्हाट इफ
एक्चुअली वाइफ वर्किंग हो और उसके पास में वो प्रॉपर स्किल्स हो। जैसे आपको नहीं लगता कि वाइफ हो सकता है कि अगर वो क्वालिफाइड है, और वो अगर सच में हस्बैंड के बिजनेस में अगर काम करती है, वर्क करती है, तो फिर ऐसे केस में क्लब करना अनजेन्युइन होगा। प्लीज ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर वाइफ क्वालिफाइड है, अगर वाइफ के पास में प्रोफेशनल स्किल्स है और जो पेमेंट हो रहा है वो उसके प्रोफेशनल स्किल्स के हिसाब से हो रहा है, वाइफ एक्चुअली उतना टाइम बिजनेस में देती है और उसके पास में वो प्रोफेशनल स्किल्स भी है, तो फिर ऐसे केस में क्लबिंग नहीं किया जा सकता। बहुत आराम से मेरी बात को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। क्लबिंग कब नहीं किया जाएगा? अगर वाइफ के पास में रिक्वायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स है, और जो उसको पेमेंट हो रहा है वो उसके प्रोफेशनल स्किल्स और एफर्ट्स के हिसाब से हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में नो क्लबिंग शैल बी डन। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ बट इफ वाइफ possesses required professional skills and salary paid is as per her skills and efforts, जितना वो एफर्ट्स लगाती है, नो क्लबिंग शैल बी डन। हम क्लबिंग नहीं करेंगे ऐसे केस में। बहुत ही सिंपल सा केस है। आई होप ये फंडा भी सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सपोज करो कि वाइफ इंजीनियर है, ठीक है, उसको 15 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। वाइफ इंजीनियर है, उसको 15 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, मगर उसके स्किल्स के हिसाब से 5 लाख रुपए की सैलरी दिया जा सकता है। प्लीज ध्यान समझो, वाइफ इंजीनियर है, उसको 15 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, मगर उसके स्किल्स और एफर्ट्स के हिसाब से उसको 5 लाख रुपए तक की सैलरी पे किया जा सकता है। तो अब बताओ हम लोग क्लबिंग करेंगे, नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे? वेरी गुड नमन। उसने कहा सर आप 10 लाख रुपए क्लब कर दीजिए, क्योंकि 10 लाख एक्स्ट्रा बेवजह उसको पे हो रहा है। अब 10 लाख रुपए क्लब कर दीजिए, बाकी क्लब करने की 5 लाख रुपए क्लब करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड ईसा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेल डन ऑल ऑफ यू। सो बहुत ही सिंपल सा केस था, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, 64 फर्स्ट पार्ट 1 कंसर्न बिजनेस है। इसमें राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न। अच्छा ध्यान से समझो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जरूरी नहीं है। अगर सपोज करो आपका सोल प्रोप्राइटर हुआ तब तो ठीक है। अगर पार्टनरशिप हुआ या कंपनी हुआ, तो इन दोनों केस में उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, मतलब जैसे कंपनी है तो फिर वोटिंग, उसके पास में शेयर्स 20% और मोर होना चाहिए।
20% और मोर होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप है तो फिर उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 20% और मोर होना चाहिए, तभी क्लबिंग करेंगे। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटर है तब तो उसका खुद का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, मगर अगर पार्टनरशिप है या कंपनी है तो पार्टनरशिप है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग से 20% और मोर होना चाहिए। अगर कंपनी है तो फिर उसके पास में शेयर्स 20% और मोर होने चाहिए, उसके पास में वोटिंग पावर 20% और मोर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टेकिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 कंसर्न बिजनेस, राम इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न, 20% और मोर वोटिंग पावर, वो पे कर रहा है सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, किसको, सीता को। तो फिर यहाँ पर सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। तो चलिए हम लोग 2 दिन से राम और सीता को याद कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। चलिए सो आई होप राम नाम पर आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, फिर एक बार इसका पार्ट 3 वाला केस देखते हैं। पार्ट 2 वाला केस मैंने अभी हटा दिया है। पार्ट 3 जो कि वही था जो कि मैंने भी आपको बताया था, कंसर्न बिजनेस है, कंसर्न बिजनेस है, राम का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पे कर रहा है सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा विद रिगार्ड टू हर प्रोफेशनल स्किल्स एंड एफर्ट्स, विद रिगार्ड टू हर प्रोफेशनल स्किल्स एंड एफर्ट्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, नो क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अप्लाइड, क्लबिंग नहीं करोगे। आई होप ये तो फंडा बहुत ही सिंपल था, क्लियर है अपने को। ठीक है, बट सर क्या करेंगे, ध्यान सुना, ध्यान सुना, एक केस और हमारा बनता है यहाँ पर पार्ट 2, ये वाला केस मैंने भी आप लोगों को कवर अप नहीं किया, ध्यान समझना। ऐसा हो सकता है कि राम और सीता दोनों का उस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। क्या कह रहे हो सर, नहीं समझ में आ रहा। राम और सीता हो सकता है दोनों का उस बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो प्रोप्राइटरशिप हो, सॉरी वो पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है या वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 20% से ज़्यादा है, या अगर वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो दोनों के पास में वोटिंग पावर 20% से ज़्यादा, मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो 20% से ज़्यादा है। तो राम के पास में भी 20% से ज़्यादा, सीता के पास में भी 20% से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में राम और सीता दोनों के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही सैलरी मिल रहा है। प्लीज ध्यान समझना है, राम और सीता दोनों के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है और राम और सीता दोनों को ही सैलरी भी मिल रहा है। ध्यान समझो, फिर से मेरी बात को ध्यान समझना, राम और सीता दोनों के पास में ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही सैलरी मिल रहा है। तो ऐसे समझो कि राम के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और सीता को सैलरी मिल रहा है, और ऐसे समझो कि सीता के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और राम को सैलरी मिल रहा है। प्लीज ध्यान से समझिएगा, राम के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सीता को सैलरी, सीता के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और राम को सैलरी। तो अब ऐसे केस में अब हम लोग करेंगे क्या? अब ऐसे केस में ध्यान समझो, हम लोग यहाँ पर जो दोनों की सैलरी है, जो दोनों की सैलरी है, राम की सैलरी, सीता की सैलरी, दोनों की जो सैलरी है, राम की सैलरी और सीता की सैलरी, उन दोनों की सैलरी को मिला करके किसी एक के हाथ में क्लब कर देंगे। राम की सैलरी, सीता की सैलरी, दोनों की सैलरी को ऐड करके आप किसी एक पर्सन के हाथ में क्लब कर दोगे। किसके हाथ में क्लब करोगे? दैट विल बी क्लब in the hands of person having higher income। तो आप आइदर राम या आइदर सीता के हाथ में क्लब करोगे, मगर उसके हाथ में क्लब करोगे जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है। प्लीज़ ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोग जल्दी से अलग केस करते हैं। कंसर्न, इस कंसर्न में राम का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और सीता का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें राम को भी सैलरी मिल रहा है, सीता को भी सैलरी मिल रहा है। तो 4 लाख रुपए की जो टोटल सैलरी है वो क्लब कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ स्पाउस हैविंग हायर इनकम, अदर हायर इनकम, मतलब जो इससे छोड़ करके जो बाकी अदर हायर इनकम होगी उसके हाथ में। जैसे इस केस में राम की करंट अर्निंग है 3 लाख, सीता की करंट अर्निंग है नील, सैलरी की इनकम हटा दोगे तो फिर राम की 3 लाख, सीता की नील,
तो आप किसके हाथ में पूरे के पूरे इनकम को क्लब कर दोगे? आप 4 लाख रुपए की इनकम को पूरा का पूरा क्लब कर दोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। यहाँ ये वाला केस बताइए क्या सबको समझ में आ गया? तो फिर आगे बढ़े। अगर इनकम इक्वल हुआ तो बताया तो सीता को जो 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रहा है और जो राम को जो 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रहा है, दोनों को जो 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रहा है, तो पूरी 4 लाख रुपए की सैलरी को अपने राम के हाथ में क्लब कर दिया। अब यहाँ पर नेताजी का क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर दोनों की ही इनकम को बराबर हुआ तो सपोज करो राम की भी इनकम जो है 3 लाख है, सीता की भी इनकम अगर 3 लाख होती, अदर इनकम राम की भी इनकम 3 लाख होती, सीता की भी इनकम अगर 3 लाख होती, तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्लबिंग नहीं करते। नो क्लबिंग शैल बी डन, कोई क्लबिंग नहीं करते आप। सर सीता का 2 लाख मिल रहा है, उसका क्या करेंगे बताया तो सीता वाला। नंदिनी सिंह टू एक्सप्लेन अगेन, नंदिनी एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। राम और सीता दोनों का ही एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हो सकता है कंपनी हो सकता है पार्टनरशिप, वो दोनों का ही क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो राम और सीता दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है और राम और सीता दोनों को सैलरी भी मिल रहा है। राम और सीता दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, राम और सीता दोनों को सैलरी भी मिल रहा है। अब सिर्फ राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता तब तो राम के हाथ में आ जाता, क्लब हो जाता। अगर सीता के पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो फिर सीता के हाथ में क्लब हो जाता। मगर राम और सीता जहां पर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो जब राम और सीता दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है तो फिर आप क्लब करते हैं ऐसे पर्सन के हाथ में पूरी सैलरी को मतलब राम सीता दोनों की सैलरी को जोड़ करके आप क्लब करोगे ऐसे पर्सन के हाथ में जिसकी इनकम ज़्यादा हो फ्रॉम द अदर सोर्सेस। मतलब बाकी के जो सोर्सेज है, बाकी अदर सोर्सेज हेड वाला इनकम नहीं है, जो बाकी अदर इनकम है वो अदर इनकम जिसकी भी ज़्यादा होगी हम उसके हाथ में क्लब कर देंगे। I hope Nandini it is clear to you. तो अब ये केसेस अगर सबको समझ में आ गए हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग रीडिंग कर लें जल्दी से। रीडिंग वाले पार्ट पर वापस आ जाते हैं। कल जैसे हम लोगों ने एक पार्ट छोड़ा था, ये वाला पार्ट कल हम लोगों ने छोड़ा था, क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन अराइजिंग टू स्पाउस। ये वाला पार्ट कल हम लोगों ने नहीं कवर किया था, राइट? क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन अराइजिंग टू स्पाउस। तो रेम्यूनरेशन टू स्पाउस बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम अ कंसर्न इन विच एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिसमें एसएससी का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ एसएससी के हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर क्लबिंग शैल नॉट बी अप्लाइड वेयर द स्पाउस पोसेसेस। जहाँ पर क्लबिंग नहीं होगा कहाँ पर? जहाँ पर स्पाउस पोसेसेस एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड द इनकम इज सोली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज और हर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। जो मैंने आपको कहा ना कि उसके पास में प्रोफेशनल स्किल्स भी है और एफर्ट्स भी उसने दिया, दोनों चीज़ों। जैसे इंजीनियर तो है वाइफ, मगर वाइफ कुछ करती नहीं है बिजनेस में, तब थोड़ी ना 5 लाख रुपए देंगे। इंजीनियर भी है, साथ में काम भी करती है, तो फिर 5 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, क्लबिंग नहीं करेंगे। क्लासिक नोट, एनी इनकम अदर देन द इनकम स्पेसिफाइड अबव शैल नॉट बी क्लब इवन इफ इट अराइजेस टू, सिंपल सी बात है, कोई और इनकम अगर स्पाउस को अगर अराइज हो रही है तो फिर आप उसको क्लब नहीं करोगे। कौन सी इनकम को आप क्लब करोगे? जो मैंने आपको भी सिखाया, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने
अभी आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, ये भी टर्म आपको पढ़ना जरूरी नहीं होता, ये भी टर्म आपको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है, ध्यान से देखो, वही सैलरी रिमिशन वाले कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है। वेयर एसएससी एंड हिज स्पाउस बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जहां पर एसएससी और स्पाउस दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एंड बोथ आर ड्रॉइंग रेम्यूनरेशन विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और दोनों को ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो कि सभी हम लोगों ने किया था पार्ट 2 वाला। तो फिर वहां पर क्या करोगे, आइदर हस्बैंड टोटल इनकम रेम्यूनरेशन आप क्लब कर दोगे किसके हाथ में, आइदर हस्बैंड और वाइफ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन इज हायर। ये रेम्यूनरेशन को छोड़ करके जिसकी भी रेम्यूनरेशन हायर होगी उसके हाथ में आप क्लब कर दोगे। अच्छा, क्लबिंग का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है, एक बार क्लबिंग हो गया, वंस इनकम इज क्लब्ड, वंस इनकम इज क्लब्ड, एक बार जैसे आपने क्लब कर दिया, देन इट shall always be clubbed similarly। क्या मतलब हुआ इस बात को कहने का, बहुत लाइट वे में समझिएगा। जैसे सपोज करो राम सीता दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, दोनों को सैलरी मिल रहा था, मगर इस पर राम की इनकम ज़्यादा थी, सीता की इनकम कम थी। इस पर राम की इनकम ज़्यादा थी और सीता की इनकम कम थी, तो फिर आपने क्लब किसके हाथ में कर दिया, क्लब कर दिया राम के हाथ में। मगर अगले साल सीता की इनकम ज़्यादा हो गई और राम की इनकम क्लब हो गई, तब भी पता है क्या, तब भी क्लब करेंगे राम के हाथ में। मतलब एक बार जिसके हाथ में क्लब हो जाता है हमेशा फिर उसी के हाथ में इनकम क्लब होता रहेगा। वंस इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ राम, income shall always be clubbed in the hands of Ram only. Once income is clubbed in the hands of Ram, income shall always be clubbed in the hands of Ram only. I hope this funda is simple and clear to all of you. चलो फिर सिचुएशन 2, where SSC and spouse both are having substantial and both are drawing remuneration without technical and both are not having any other income। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे नित्या जी का केस था कि दोनों को ही जो है रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मगर दोनों की इनकम एक बराबर है, या यहाँ पर केस क्या हुआ कि दोनों की इनकम है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी अप्लाइड, क्लबिंग नहीं करेंगे। फिर अगला तीसरा सिचुएशन है, वेयर एसएससी एंड स्पाउस बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बोथ आर ड्राइंग रेम्यूनरेशन विदाउट एंड बोथ आर हैविंग इक्वल। अच्छा, ये इक्वल वाला केस भी अलग से है, जैसे नित्या जी का जो केस था केस सी, जहाँ पर दोनों की ही अदर इनकम इक्वल हो गया, तो फिर वहां पर भी आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था आप क्लबिंग नहीं करोगे। मतलब राम की सैलरी राम के हाथ में, सीता की सैलरी सीता के हाथ में, राम की सैलरी राम के हाथ में टैक्सेबल, सीता की सैलरी सीता के हाथ में टैक्सेबल। स्टूडेंट्स प्लीज लिखिए, अगर ये क्लियर हो गया है प्लीज लिखिए क्लियर, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। प्लीज लिखिए क्लियर सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज नॉट वेरी टिपिकल। चलो, Naman has written clear. I am proceeding to the next part. Income from an asset transferred to spouse without adequate consideration, WAC। ये वाला केस कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, ये वाला केस कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें आपने ये भी पढ़ लिया था एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, डाइवोर्स वाला केस, उस केस में आप क्लबिंग नहीं करते हो। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप दोनों टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, दोनों टाइम होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। फिर लव एंड अफेक्शन इज नॉट एन एडुकेट कंसिडरेशन, लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी सेड टू बी एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम नया पार्ट पढ़ें, फॉर्म ऑफ एसेट, यहाँ से हमको रीड आउट करना है फॉर्म ऑफ एसेट, राइट। ध्यान समझिएगा, फॉर्म ऑफ एसेट, फॉर्म ऑफ एसेट से मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिएगा, फॉर्म ऑफ एसेट से हमारा मतलब क्या हुआ, फॉर्म ऑफ एसेट से हमारा मतलब ये हुआ कि एसएससी ने या ट्रांसफरर ने अपने स्पाउस को कैश दिया, ट्रांसफरर ने अपने स्पाउस को कैश दिया, और उस कैश से स्पाउस ने कोई दूसरा एसेट खरीद लिया, उस कैश से स्पाउस ने कोई दूसरा एसेट खरीद लिया। अब उसको इनकम अर्न हो रही है, नहीं समझ में आया। सपोज करो मैंने कहा कि मिस्टर ए ने मिसेस बी को
मिसेस ए को कैश दिया 10 लाख का, ठीक है। अब मिसेस ए ने आउट ऑफ रुपीज 10 लाख परचेजेस डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लाख, ठीक है। और उसको इंटरेस्ट इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम आती है ऑफ रुपीज 1 लाख। तो यहां पर मिसेस ए क्या कहेगी, मिसेस ए तो ये कहेगी कि अरे मिस्टर ए ने तो मुझे कैश दिया था, मैंने उस कैश की मदद से कोई दूसरा एसेट खरीदा, तो ऐसी इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होनी चाहिए। मगर डिपार्टमेंट यहाँ पर उस इनकम को क्लब कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी एसेट का फॉर्म चेंज भी हो जाए, अगर किसी एसेट का फॉर्म चेंज भी हो जाए तो भी हम लोग क्लबिंग कर देंगे। अगर किसी एसेट का फॉर्म चेंज भी हो जाए तो भी हम लोग क्लबिंग कर देंगे। देन टू क्लबिंग शैल बी अप्लाइड। एकता एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको जल्दी से आंसर कर देता हूँ। मैं फॉर्म ऑफ एसेट वाली चीज़ को ना कल से फिर से उसको कंटिन्यू करूँगा। सिंस आई हैव टू टेक अनदर क्लास, सो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा। विल कंटिन्यू दिस पार्ट फ्रॉम टुमारो, विल कंटिन्यू दिस पार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है एकता का, मैं सीता गलती से बोलने जाता है, क्वेश्चन आ रहा है एकता का। क्वेश्चन ये है एकता का कि सर एक बार अगर राम की इनकम ज़्यादा है, फिर अगले साल अगर सीता की इनकम ज़्यादा है तो भी क्या राम के हाथ में क्लब करते रहेंगे? यस, मैंने आपको बताया अगर एक बार राम के हाथ में क्लबिंग होना स्टार्ट हो गया तो ऑलवेज इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ राम ओनली। इनकम क्लब होगी, क्लब किसके हाथ में? क्लब होगी राम के हाथ में ही। हालांकि अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं आप चेंज करना है तो फिर चेंज कर देंगे, वरना इनकम क्लब करते रहेंगे किसके हाथ में? क्लब करते रहेंगे इन द हैंड्स ऑफ राम ओनली। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। मैं फॉर्म ऑफ एसेट वाली चीज़ पर बाद में आऊँगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डिस्कशन मुझे ज़्यादा करना है एंड आई थिंक कि अभी हम लोग जो है इस डिस्कशन पर नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। सो लेट्स लीव इट। मैं कुछ और चीज़ें जल्दी से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि कल का जो हमारा वर्कलोड है वो थोड़ा कम रहे। कल का जो हमारा वर्कलोड है वो थोड़ा कम रहे, तो आइए बहुत जल्दी से कुछ और पार्ट्स हम लोग कवर अप कर लेते हैं कल के वर्कलोड से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्या क्या है ध्यान समझिएगा। एक आपका पार्ट है ट्रांसफर टू एओपी और अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। तो एओपी या किसी और पर्सन को आपने ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो फिर ऐसे केस में भी आप क्या करोगे? क्लबिंग शैल बी डन, आप क्लबिंग कर दोगे, राइट। अगर आपने एओपी या किसी और पर्सन को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो फिर मैंने आपको बताया था आप क्लबिंग कर दोगे। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैंने आपको ऐसे बताया ना। ट्रस्ट बना करके भी अगर हम लोग जो है एसेट को ट्रस्ट के नाम पर करते हैं और वो ट्रस्ट की जो इनकम है वो उसका बेनिफिट मिलेगा स्पाउस को। प्लीज ध्यान समझिएगा, एसएससी ने क्या किया, ट्रांसफर ने क्या किया, डायरेक्टली स्पाउस के नाम पर नहीं किया, किसी ट्रस्ट के नाम पर किया, मगर उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी स्पाउस को बना दिया। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में जो ट्रस्ट के हाथ में इनकम आ रही है आप उसको क्लब कर दोगे इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, आप उसको क्लब कर दोगे इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो ट्रांसफर टू एओपी और अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, क्लबिंग शैल बी डन, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सेंस 5, ये भी आप क्लबिंग कर दोगे, ये सिंपल है। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज एसेट टू सेंस 5 अदर देन बॉयज एंड देन इनकम शैल बी क्लब्ड। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूडेड। हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया तो फिर क्लबिंग नहीं करेंगे, मगर हाउस प्रॉपर्टी अगर सेंस 5 को ट्रांसफर किया तो उसकी जो इनकम आएगी वो भी क्लब कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। देखो अब ध्यान समझना, जैसे आपने हस्बैंड वाइफ के केस में पढ़ा था कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, वैसा ही ससुर और बेसिकली ससुर और सास का रिलेशन भी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए बिफोर ट्रांसफर, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। जैसे आपने देखा था ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दोनों टाइम पर एग्जिस्ट करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। सिमिलरली
फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, मतलब सास ससुर का भी रिलेशनशिप एक्सिस्ट करना चाहिए बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। यही सिंपल सी बात आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ एओपी और अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आप क्लबिंग कर देंगे। यहाँ तक का पार्ट आई होप सबको सिंपल सा क्लियर है। नंदिनी, आई होप you are not listening to me properly. Nandini, I suppose you are not listening to me properly. If you might have listened to me properly, I have said this yesterday also and many times before as well. आपको टैक्स में सिर्फ वही सेक्शन नंबर याद करने हैं जो मैं आप लोगों को बोलूँगा। आपको कोई और सेक्शन नंबर अपने आप से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। सिर्फ आपको लिमिटेड ही सेक्शन नंबर मैं आप लोग को बोलूँगा, आप लोग इसको याद करिएगा। हमको प्रोविजंस आने चाहिए, हमको प्रोविजंस समझने चाहिए, हमको सेक्शन नंबर याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वैसे भी सेक्शन नंबर को कोट नहीं करना, आपका सब्जेक्टिव बेस्ड तो एग्जाम्स है भी नहीं। Hariom has asked us a very big question. उसने बहुत टैपिंग करके मैंने से क्वेश्चन पूछा है। सर, राम owns a property in Delhi. He transferred it to his wife Sita on the condition that such transfer is irrevocable during the lifetime of Sita. उसने इररिवोकेबल ट्रांसफर किया सीता के हाथ में। अच्छा ठीक है, फिर ही ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन एन एग्रीमेंट दैट 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड बाय सीता ऑन सच प्रॉपर्टी द टोटल इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। आपका जो दूसरी वाली जो लाइन थी ना, ही ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑन एग्रीमेंट दैट 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड बाय सीता ऑन सच प्रॉपर्टी, उसके आगे क्या? बट मैं आपको बता दूं, इररिवोकेबल ट्रांसफर किया, इररिवोकेबल ट्रांसफर किया, मगर ट्रांसफर किसको किया है? सीता को किया है। जो भी सवाल है ना, जो भी सवाल है इसके आगे का स्टेटमेंट आपका क्लियर नहीं था, मगर जवाब एक ही है, जवाब एक ही है, इनकम क्लब करेंगे राम के हाथ में। जो भी सवाल है, जैसा भी सवाल बना लो, सिंपल सा एक जवाब है हरिओम आपके लिए, इनकम क्लब करेंगे राम के हाथ में। इनकम क्लब करेंगे राम के हाथ में। ठीक है, तो चलिए फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू एचयूएफ, हिंदू अनिवार्य फैमिली। ठीक है जी, स्पाउस के केस में इनकम क्लब होगा। आप चाहे उसको इररिवोकेबल बोलो, मतलब कुछ भी हो जाए, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज अ ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हम लोगों ने एचयूएफ को, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एचयूएफ। तो इफ एन इंडिविजुअल हैज कन्वर्टेड हिज प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर करता है एचयूएफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर आप क्या करोगे? इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रीटमेंट आफ्टर पार्टीशन, यहाँ पर सिर्फ एक ही केस लिखा हुआ होगा जब एक्चुअली आप क्लबिंग करते हो, वो स्पाउस वाला केस, क्योंकि जब खुद के हाथ में आया तब तो क्लबिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जब माइनर चाइल्ड के हाथ में गया तो फिर क्लबिंग माइनर चाइल्ड वाले प्रोविजन के हिसाब से हो रहा है। तो वेयर द कन्वर्टेड एसेट हैज बीन पार्टीशन either by way of total or partial partition of HUF, then the share of income derived from such property as is received by the spouse, देखो सिर्फ स्पाउस वाला केस दिया हुआ है। On partition shall be clubbed and shall be included in the total income of the transferor। तो इन अ नटसेल आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग अपने आप से एक बार पढ़ लेना। थोड़ा बहुत पार्ट हमारा बाकी है जिसको hopefully will complete it by tomorrow, hopefully will complete this part by tomorrow। So simple, I hope क्लबिंग ऑफ इनकम सबको समझ में आ रहा होगा। कल की क्लास में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।